अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑर्गेनेलिस का टॉपिक सारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 3 का। सबसे पहले हमारे पास अब इसमें सेंट्रियोल्स की बात की गई है। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रियोल्स की डेफिनेशन है। आपकी बुक सेंट्रियोल्स को डिफाइन करती है कि सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस। ये बैरल की शेप की ऑर्गेनेलिस होती हैं, फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स। अब उसने आपको साथ ही उसको डिफाइन किया है कि ये बैरल की शेप की ऑर्गेनेलिस होती हैं। बैरल किस शेप का होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये होती है बैरल शेप, सिलेंड्रिकल शेप। ये बैरल की शेप की तरह होती हैं और इनके जो लोकेशन है वो है कि ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और मोस्ट प्रोटिस्ट्स। अब मोस्ट प्रोटिस्ट कौन है? ये वो प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल लाइक हैं, मतलब ये एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर एनिमल्स एंड फंजाई। अब तमाम जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये नहीं होती, एनिमल्स में नहीं हो, सॉरी हायर प्लांट्स में नहीं होती। हायर प्लांट्स मतलब मैच्योर प्लांट्स। फंजाई में ये नहीं होती। प्रोटिस्ट में भी सिर्फ जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें पाई जाएंगी या एनिमल्स में पाई जाएंगी। अब ये जो पैराग्राफ मैंने मार्क किया है ये सारा आपने हेडिंग देनी है। ये इसकी सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की हेडिंग है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल को क्या कहते हैं और कहाँ पाया जाता है। इसके बाद जो लास्ट 3 लाइंस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स को क्या कहते हैं और वो कहाँ पाया जाता है। ये अब 2 किस्में अब आ गई हैं सेंट्रियोल्स की जो हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ सबसे पहले आपने अपने माइंड में क्लियर रखनी है वो ये है कि सेंट्रियोल्स अगर एनिमल में होंगे तो उसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। अगर वही सेंट्रियोल्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में पाए जाएंगे तो उनको हम कहेंगे बेसल बॉडीज़। ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करें कि होता स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का ही होता है सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल में उसका और तरह का काम है तो उसको हम सेंट्रोसोम कहेंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में उसका और फंक्शन है, अलग फंक्शन है, और वहाँ पे हम सेंट्रियोल्स को कहेंगे बेसल बॉडीज़। ये कोई डिफरेंट टर्म्स नहीं है, ये सेंट्रियोल्स की ही 2 टर्म्स हैं। एनिमल्स में सेंट्रोसोम और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में इनको बेसल बॉडीज़ कहा जाएगा। अभी ये बेसिक समझने के लिए आप यहाँ पे ये कंपैरिजन देखें कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स को सेंट्रोसोम कहा गया है क्योंकि उनका फंक्शन है टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, और जो प्रोटिस्ट हैं उनमें कहा गया है सेंट्रियोल्स को बेसल बॉडीज़। और ये क्या बनाती हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला। ये इनका फंक्शन डिफरेंट है दोनों में, इस वजह से सेंट्रियोल्स का नाम भी डिफरेंट है। एक जगह सेंट्रोसोम्स हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये बेसल बॉडीज़ बन जाती हैं और ये बनाती हैं आगे सीलिया एंड फ्लैजिला। अब हम ये बुक से टॉपिक रीड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसका एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आपकी बुक कहती है कि अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, अ पेयर मतलब 2, अ पेयर ऑफ शूज़ हम कहेंगे 2 शूज़ को, अ पेयर ऑफ बैंगल्स हम कहेंगे 2 बैंगल्स को। इसी तरह पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहेंगे हम 2 सेंट्रियोल्स को, इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री पे हो। यहाँ पे नीचे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं रेड से ये 2 सेंट्रियोल्स, या आप कह सकते हैं, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े हैं। ये इसी तरह से सेल के अंदर मौजूद होते हैं एक दूसरे पे राइट एंगल पे। देन आपकी बुक कहती है कि ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब जब ये राइट एंगल पे पड़े सेंट्रियोल्स को हमने माइक्रोस्कोप पे देखा तो हमें पता चला कि इनको करीब से देखने पे ये जो बैरल्स हैं, बैरल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये तो इंडिविजुअल लाइंस हैं 9 ट्रिपलेट्स, ट्राई 3। ये हम ट्राई वाला चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं, अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है 9 ट्रिपलेट्स मिलके 1 सेंट्रियोल बनाते हैं। और यहाँ पे ईच इस वजह से ज़रूरी है कि 9 ट्रिपलेट से मिलके एक सेंट्रियोल ऊपर वाला बनाएंगे, 9 ट्रिपलेट से मिलके एक सेंट्रियोल बनाएंगे जो ये नीचे पड़ा है। दोनों सेंट्रियोल्स, या आप कह लें कि 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ईच। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का टॉपिक आपने जब पढ़ा था तो आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं और ये माइटोसिस में रोल प्ले करते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है माइक्रोट्यूब्यूल के टॉपिक में, साइटोस्केलेटन के अंदर,
ठीक है, तो अगर हम सेंट्रियोल को देखें तो सेंट्रियोल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबाई के रुख जब लेटते हैं तो वो बनाते हैं एक सेंट्रियोल। और इसी तरह पूरे सेल के अंदर 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है, मतलब 2 सेंट्रियोल्स हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ हम जाते हैं। इसका लोकेशन इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवलप। अब यहाँ पे एक एनिमल सेल बनाया गया है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इधर साइटोप्लाज्म पड़ा है। तो जो न्यूक्लियस का एनवलप होगा, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, उसके बिल्कुल साथ साइड सेंट्रोसोम पड़ा होता है। और ये सेंट्रोसोम्स एक दूसरे से राइट एंगल पे पड़े होते हैं। सेंट्रोसोम मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है राइट एंगल पे पड़ा सेंट्रियोल्स, ये अगर एनिमल सेल में मिलेगा आपको तो इसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। इस वजह से मैं आपको इस इधर सेंट्रोसोम कह रही हूँ। जब मैं इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में डिस्कस करूँगी तो मैं इसी सेंट्रियोल को कहूँगी बेसल बॉडीज। इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रियोल की ही 2 किस्में हैं। अगर एनिमल सेल में होगा तो सेंट्रोसोम, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में होगा तो बेसल बॉडीज। इस वजह से यहाँ पे इसकी लेबलिंग भी सेंट्रोसोम की गई है कि न्यूक्लियर एनवलप के पास ही सेंट्रोसोम राइट एंगल पे पड़ा होता है। नेक्स्ट आपकी बुक कहती है द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होना शुरू करता है, एक से जब 2 बनते हैं सेल, तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मतलब सेंटर से सेल डिवाइड होगा। फिर उसका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन वगैरह डिवाइड होती है। ठीक है, जब सेल्स डिवाइड होना शुरू होता है, एक सेल 2 में तकसीम होने लगता है, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल है 1 पेयर, ये 2 पेयर्स बन जाता है। मतलब अब आपके पास टोटल 4 सेंट्रियोल्स हो गए हैं, या 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हो गए हैं। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस बात पे जहन में रखनी है। जैसे जूतों के मतलब हम कहते हैं 1 पेयर ऑफ शू, इसका मतलब है आप दोनों पाँव के जूतों की बात कर रहे हैं। 1 पेयर ऑफ ग्लव्स में दोनों हाथों के ग्लव्स आते हैं। इसी तरह से 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स में ये दोनों सेंट्रियोल्स आते हैं। और अगर 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होगा तो जाहिर है वो 4 सेंट्रियोल्स हो जाएंगे, या वो 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहलाएंगे। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल स्टार्ट होने लगे, जब होना शुरू होता है, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, वो 2 सेंट्रियोल्स 4 हो जाते हैं। अब आप ये पैराग्राफ देखें जो हमने छोड़ा था। देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये भी हमने देखा कि किस तरह ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े होते हैं। देन वो कहता है कि इन एनिमल सेल के अंदर द पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये पेयर जो एनिमल सेल के में पाया जाता है सेंट्रियोल्स का, इसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवलप। ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, और हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इस वजह से सेंट्रियोल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं 9। जब हमने वो बैरल को और राइट एंगल पे पड़े स्ट्रक्चर को देखा करीब से, तो हमने देखा कि इधर 9 ट्रिपलेट्स पड़े हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन जब स्टार्ट होती है, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये जो पेयर होता है सेंट्रियोल का, ये मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। सबसे पहले ये डुप्लीकेट करता है, एक नया पेयर बना देता है, एंड मूव टू द ऑपोजिट डायरेक्शंस, और ये ऑपोजिट डायरेक्शंस पे चला जाता है सेल की। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये चीज़ हम ये लाइन हम यहाँ से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, द न्यू पेयर मूव टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द पोल्स। जो नया पेयर बनता है ना सेंट्रियोल्स का, वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, ऑपोजिट पोल पे चला जाता है। ठीक है, दोनों जो हैं सेंट्रियोल, दोनों पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, नया भी और पुराना भी, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं पोल के। नेक्स्ट आपकी बुक कहती है दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब अगर आप ऊपर वाली पिक्चर में देखें तो मैंने मेंशन किया है न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा क्रॉस। जब हमने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो जो हमारे पास क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो मिलके इकट्ठा होके कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देता है। तो जब सेल डिवाइड होना शुरू हुआ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए, सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डुप्लीकेट हुए, वो ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। तो साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन पड़ा था वो भी कंडेंस हुआ, और उसने एक छोटा सा क्रॉस बना दिया। अब आप ये देखें नेक्स्ट लाइन में कि क्रोमोसोम बन गया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर जो है
वो सेंट्रियोल्स जो थे वो डुप्लीकेट होकर ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब आपको बताना है कि सेंट्रियोल्स का मकसद क्या होता है सेल में पड़े होने का। अभी तक आपने ये देखा जी न्यूक्लियर एनवेलप के पास पड़ा है जी, डुप्लीकेट हो गया। अब जी सेल मेम्ब्रेन के साथ पास चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन पे पोल्स पे चला गया सेल के। लेकिन आपके जहन में आ रहा होगा ये इतना सब कुछ कर क्यों रहा है, इतना डुप्लीकेट होना, न्यूक्लियर एनवेलप के पास पड़े होना, इसका मकसद क्या है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इसका मकसद है, इसका पर्पस है सेंट्रियोल्स का। अब ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचने के बाद दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवाइड होने का वो अमल शुरू होता है तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकालते हैं, धागे निकालते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये धागे से आपको दिख रहे हैं रेड डॉटेड फॉर्म में, जो सेंट्रियोल से निकल के अंदर सेल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को जाके पकड़ रहे हैं दोनों तरफ से और उनको अलग कर रहे हैं। जैसे आपने टग ऑफ वॉर में देखा होगा कि रोप होती है, एक साइड से एक खींच है, दूसरी साइड से दूसरा खींच रहा है। तो आप समझ लें कि उस रोप के सेंटर में एक इंसान है जिसका एक तरफ से हाथ, बाजू और टांग एक ग्रुप खींच रहा है और दूसरी तरफ से बाजू और टांग दूसरा ग्रुप खींच रहा है। टग ऑफ वॉर की जगह आप इसको लाइक ह्यूमंस, रोप की जगह ह्यूमन को अगर आप खींचने को इमेजिन करें तो आपको ये अमल सही से समझ आएगा कि किस तरह से दोनों तरफ से सेंट्रियोल्स जो हैं वो क्रोमोसोम वाले क्रॉस को अपनी अपनी जानिब खींचते हैं और इसी तरह से क्रॉस अलग होकर एक तरफ चला जाएगा और दूसरा दूसरी तरफ चला जाएगा। ये डिटेल हम इन फ्यूचर देखेंगे सेल डिवीजन वाले टॉपिक चैप्टर में। लेकिन अभी आपने ये समझना ज़रूरी है कि सेंट्रियोल का पर्पस क्या है सेल के अंदर। सेल डिवीजन के अंदर ये जो हैं सेंट्रियोल्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकालते हैं अपने अंदर से, जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये आके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो क्रॉस है ये अलग अलग हो जाएगा, एक स्टिक एक तरफ चली जाएगी, दूसरी स्टिक दूसरी तरफ चली जाएगी। ये पर्पस होता है सेंट्रियोल का सेल के अंदर मौजूद होने का। अब ये हैं वो टू लाइन्स जो हमने पहले छोड़ी थी कि द न्यू पेयर फॉर्म मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, they form spindle fibers which are responsible for the separation of chromosome during cell division। अब इन दो लाइंस का मीनिंग आपको बड़ा अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम सेंट्रियोल की पिक्चर डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे सेंट्रियोल्स इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पे। अब ये आपके पास पिक्चर आ गई है। सबसे पहले हम ओवरहेड व्यू डिस्कस करेंगे। ये यहाँ आप देख सकते हैं काउंट करके कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हैं यहाँ पे। लेकिन जब हमने टॉपिक देखा था तब हमने कहा था 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तब मैंने कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे ये, इसी वजह से क्योंकि ये पिक्चर डिस्कस करते हुए हमने देखना था 9 ट्रिपलेट्स कैसे हैं। 9 अभी हमने देख लिया काउंट करके कि ये 9 हैं, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इंडिविजुअली नहीं पड़े, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में पड़े हैं। 3 इकट्ठे पड़े हैं, 3 मिलके एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे और एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल आगे ऑनवर्ड्स 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठे करेगा और वो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और आप इसको राइट साइड पे अगर देखते हैं तो साइड व्यू पे तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे सर्कल की फॉर्म में पड़े होते हैं जो कि एक बैरल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा। अब यहाँ ट्रिपलेट्स की साइंस यही है समझने की कि ये जो 9 ट्रिपलेट्स आपने जहन में रखना, 9 हमने काउंट किया 9 है और ट्रिपलेट्स मतलब 3 एक में 3 सर्कल्स आएंगे। सिर्फ ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये 9 ट्रिपलेट के वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायग्राम में आपने ट्रिपलेट्स की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और ईच माइक्रोट्यूब्यूल में ट्रिपलेट्स होंगे। सबसे पहले हमने कहा 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, फिर हमने कहा कि ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर हमने देखा कि किस तरह से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, इस वजह से हमने उसको ट्रिपलेट कहा है। ये अगर वर्ड्स आपके जहन में रहेंगे तो आप स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेंट्रियोल्स का फंक्शन। ये 3 लाइन और नेक्स्ट जो आपके पास ब्लू सा चार्ट है ये सारा आपको सेंट्रियोल्स इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को डिस्क्राइब करेगा। These the cells which have cilia और flagella contain centriole। अब जितने भी सेल्स हैं ना जिनके पास cilia और flagella है
ये भी हम अभी देखते हैं कि सीलिया फ्लैजिला है क्या। जिनके पास ये दो स्ट्रक्चर्स है ना, इसका मतलब है कि उनके पास सेंट्रियोल भी है नियर सेल मेम्ब्रेन। अब हमने देखा एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स से नियर न्यूक्लियर एनवलप, लेकिन प्लांट सेल ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स सेल मेम्ब्रेन के पास हैं। These centrioles are called basal bodies। अब जब हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं तो इन सेंट्रियोल्स को basal bodies कहा गया है। Basal bodies are responsible for the formation of cilia and flagella। सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर बनाता है और बेसल बॉडीज बनाती हैं सीलिया और फ्लैजिला। सेंट्रोसोम न्यूक्लियर एनवलप के पास पड़ा होता है और बेसल बॉडीज पड़ी होती हैं हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास। अब हम ये सारी चीज़ें पहले नोट से डिस्कस करेंगे, फिर हम एंड पे हमारा जो सीलिया और फ्लैजिला का पार्ट है वो रीड करेंगे। द सेल्स विच हैव सीलिया और फ्लैजिला कंटेन सेंट्रियोल्स नियर सेल मेम्ब्रेन। दिस सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडीज। ये हमने देखा। अब आप नीचे पिक्चर पे आ जाएं। सबसे पहले है हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने जब क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें भी आपने पैरामीशियम की पिक्चर देखी थी अपनी बुक में। आप पेज टर्न करके वहां से देख सकते हैं। खैर, ये होता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक इतने सारे पैरामीशियम के इर्द गिर्द थ्रेड लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कहलाते हैं सीलिया। जब पैरामीशियम ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो ये सीलिया जो हैं वो जो हमारे पास बोट नहीं होती, बोट के पेडल्स होते हैं, हम वो पेडल्स मूव करते हैं तो कश्ती आगे चलती है। ये उन चप्पुओं का, उन पेडल्स का काम करते हैं पैरामीशियम के अंदर। ये जो सीलिया होते हैं ये अपने आप उस सीलिया को पैरामीशियम को आगे पीछे लेके जाने में हेल्प करते हैं। सीलिया पैरामीशियम में वही काम करते हैं जो चप्पू बोट के अंदर करते हैं। मतलब ये कि उनकी मूवमेंट में, उनको आगे पीछे लेके जाने में, उनको चलने में मदद देते हैं। ये सीलिया आप देख सकते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। अब ये जिस पॉइंट से सेल के अंदर से निकलते हैं, जैसे हमारे बाल हमारे स्कैल्प पे जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं, आप समझ लें वो है बेसल बॉडी और हमारे बाल हैं सीलिया। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे हमारे स्कैल्प के साथ, हमारे जो सर के साथ हमारे बाल जुड़े होते हैं, उसी तरह से सीलिया पैरामीशियम के अंदर जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे बेसल बॉडी। ये है वो बेसल बॉडी, ये है वो स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल का किस्म बेसल बॉडीज जहाँ से सीलिया निकल रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम फ्लैजिलम की बात करें, क्योंकि आपकी बुक कहती है बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, दोनों की फॉर्मेशन बेसल बॉडीज ही करता है। अब अगर हम फ्लैजिलम की बात करें तो हम एक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, यूजिलिना। इसका भी स्ट्रक्चर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके पास है कि ये हम तब भी हमने देखा था कि जो यूजिलिना होता है उसके अंदर से एक धागा सा निकलता है, सिंगल लंबा सा धागा निकलता है और ये धागा भी यूजिलिना को चलने में हेल्प करता है, आगे पीछे की मूवमेंट में हेल्प करता है ये धागा। ये जो सिंगल धागा निकलता है इसको, और थोड़ा लंबा है सीलिया से, इसको हम कहेंगे फ्लैजिलम। अब इनमें फ़र्क यही है कि सीलिया काफ़ी सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। फ्लैजिलम 1 2 हद 3 हो जाएंगे और लंबे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों जिस पॉइंट पे सेल के साथ जुड़े होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास, उस पॉइंट को हम कहेंगे बेसल बॉडी। अब आप यूजिलिना की भी अब देख सकते हैं, मैंने छोटी सी जहाँ पे वो यूजिलिना के साथ अटैच्ड है फ्लैजिलम, उस पॉइंट को मैंने कहा है कि ये बेसल बॉडीज़ हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम सीलिया और फ्लैजिला में मोटा मोटा डिफरेंस देखेंगे। सीलिया शॉर्ट होता है लेंथ में, फ्लैजिला लंबा होता है, लॉन्गर होता है। सीलिया जो है वो न्यूमरस इन नंबर होता है, मतलब काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होता है वो लेस इन नंबर होते हैं, थोड़े प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी बात हम इनकी कंपोजिशन की देखेंगे। अब सीलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर यूकैरियोटिक सेल में सीलिया फ्लैजिला है तो उसमें भी ये 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही, जो हमारी बेसल बॉडी होती है वो 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की ही बनी होती है, विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं उनका स्ट्रक्चर यही होता है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब इधर 9 पेयर ऑफ ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं।
विच आर सराउंडेड बाय सिंगल सेंटर पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इर्द गिर्द 9 है और दरमियान में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे पास फ्लैजिला है उसका स्ट्रक्चर ये है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का नहीं बना हुआ, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। यूकैरियोटिक सेल में सीलिया फ्लैजिला दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है फ्लैजिला वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। अब आप यहाँ से अपना बुक की लाइन्स रीड करेंगे। सम सेल्स हैव थिन बारीक टेल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। कुछ सेल्स के पास बारीक बारीक दुम की तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, जबकि कुछ के जिनको हम सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, अब वो फ़र्क बताएगा। इसमें कॉमन ये है कि दोनों थिन होते हैं, दोनों दुम की तरह होते हैं, लेकिन अब फ़र्क ये है कि सीलिया जो हैं आर शॉर्ट इन लेंथ एंड आर न्यूमरस इन नंबर वाइल फ्लैजिला आर लॉन्गर बट लेस इन नंबर। यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब वो कहता है यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला। जो यूकैरियोटिक सेल का सीलिया और फ्लैजिला होगा उसमें 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे विच सराउंड अ सिंगल सेंटर पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इर्द गिर्द 9 होंगे जैसे हमने पहले एनिमल सेल में भी देखा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इसके सेंटर में भी एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एट द सेंटर। ये इसमें फ़र्क है। सराउंड्स, ये जो हमारे पास 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे सराउंड अ सिंगल सेंटर पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर में एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा और इर्द गिर्द 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। अब वो कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला कनेक्टेड टू बेजल बॉडीज। अब ये जो सीलिया फ्लैजिला हैं ये दोनों बेजल बॉडीज के साथ कनेक्टेड होते हैं और बेजल बॉडीज होती है सेल के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि सेल के साथ सीलिया फ्लैजिला बेजल बॉडी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव फ्लैजिला बट देयर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब वो कहता है यूकैरियोटिक का तो उसने आपको बता दिया, वो एनिमल सेल से मुशाबहत रखता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला होता है वो उसकी कंपोजिशन ही डिफरेंट होती है, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का सीलिया फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। वही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एनिमल सेल के साइटोस्केलेटन में भी पाई जाती है और वही माइक्रोट्यूब्यूल जो एनिमल सेल के सेंट्रोसोम में भी पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला जो है, सीलिया नहीं सिर्फ फ्लैजिला की बात हो रही है, आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड पे आपके पास है फंक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला इज मूवमेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि चप्पू का काम करते हैं सेल्स में, जैसे एक बोट में चप्पू बोट को आगे पीछे ले जाता है, उसी तरह सेल के अंदर सीलिया और फ्लैजिला एनिमल लाइक प्रोटिस के अंदर उसको आगे और पीछे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, यूजलीना में फ्लैजिला होता है और पैरामीशियम में सीलिया होता है। यही 2 एग्जांपल्स आपने यहाँ सीलिया और फ्लैजिला के टॉपिक में याद रखनी है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में कंपैरिजन, जो चीज़ें इन दोनों के पास हैं वो और जो सिर्फ एक के पास हैं वो। अब आप अगर एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल्स के पास हमने कहा था सेंट्रियोल्स होते हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के पास सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं मौजूद। दूसरी आप चीज़ देखें कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे करके है, सेंटर में है वैक्यूल। हमने कहा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, टेम्परेरी वैक्यूल्स हमने इनको कहा था। अब प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेल वॉल से कवर्ड है, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। देन एक ऐसा जो ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनेली जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है वो है सेंट्रियोल। आपने माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ लिविंग जो है प्लांट्स में वो है फोटोसिंथेसिस। रात को सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, इस वजह से क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है अमाउंट में, क्वांटिटी में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है लेकिन थोड़ी अमाउंट में होता है। सिमिलरली अगर हम एनिमल सेल देखें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में आपको मिलता है। उसकी वजह यही है कि हमारा जो एनिमल सेल है वो बेसिकली जो उसका ब्रीदिंग लिविंग प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है,
उसके लिए उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस टेबल में हम सिर्फ वो ऑर्गेनेल्स देखेंगे जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये एक जेली लाइक फ्लूइड, जेली की कंसिस्टेंसी वाला फ्लूइड होता है जो ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द पाया जाता है। अब मिलता कहाँ है, सेकंड हमारा पैराग्राफ। तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट कवरिंग और न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाली कवरिंग, इसके दरमियान जितना फ्लूइड हमारे पास जेली लाइक कंसिस्टेंसी का है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म ही है। अब आपकी बुक इसका फंक्शन डिस्कस करती है। इसका फंक्शन ये है कि ये एक जगह प्रोवाइड करता है, साइट या ग्राउंड प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारी की सारी ऑर्गेनेल्स खड़ी हो सकती हैं, मौजूद हो सकती हैं, और जितने को मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे इस ग्राउंड पे ही होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सेल मेम्ब्रेन की है कि ये एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब हर किस्म की चीज़ को गुजरने नहीं देती, पार्शली ज़रूरत की चीज़ों को आना जाना अलाउ करती है। दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म, बाउंड्री मतलब आउटलाइन सारी बनाती है साइटोप्लाज्म की। अब मौजूद कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होती है, सेल के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाती है। और फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, सेल के जो कंटेंट्स होते हैं ऑर्गेनेल्स वगैरह उनको संभाल के रखती है, उनके इर्द गिर्द बाउंड्री है, चेक पॉइंट है। कंट्रोल्स व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल, पार्शली परमिएबल होने की वजह से इसका फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करती है कि कौन सेल के अंदर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। अब हम हमारे पास डिस्कस करने के लिए न्यूक्लियस का ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन ये है कि ये ओवल शेप की ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। मौजूद कहाँ होती है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये सेंटर में पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल्स में ये साइड पे होती है। साइड पे होने की वजह ये है कि प्लांट सेल्स में सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। एंड पे हमारे पास फंक्शन है न्यूक्लियस का, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, और वही क्रोमोसोम ही होता है जिसके अंदर सारा डीएनए स्टोर होता है। जीन्स होती हैं, वो मैसेज होते हैं जो एक ऑस्प्रिंग से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, ये न्यूक्लियस बेसिकली सेल का दिमाग होता है, ये दिमाग की तरह काम करता है। सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की उनको ये कंट्रोल करता है, मोनिटर करता है या कोऑर्डिनेट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वो ऑर्गेनेल्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होती। इनमें सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल की डिस्क्रिप्शन ये है कि ये एक टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है सेलुलोज की। अब ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी आउटसाइड्स में पाया जाता है, बाहर की तरफ पाया जाता है। और इसका फंक्शन होता है, जो हमारा सेल होता है प्लांट का, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, अलाउ करना कि पानी और सॉल्ट सेल के अंदर आ जा सकें। इनके पानी और सॉल्ट्स के गुजरने की जगह प्रोवाइड करता है सेल वॉल। और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, किस तरह से कि प्लांट्स जो हमारी अपनी शेप नहीं बदल सकते, रिजिड होते हैं, वो इसी सेल वॉल की वजह से होते हैं। जबकि एनिमल्स जैसे कि हमारी स्किन में इलास्टिसिटी होती है, आप अपनी स्किन को खींच सकते हैं, वो टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, क्योंकि वो रिजिड होती है। जबकि एनिमल सेल्स की सेल वॉल्स जो हो, सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से उनके सेल्स रिजिड होते हैं। आप प्लांट्स को खींचेंगे तो वो टूट जाएंगे, जबकि हमारी स्किन को इतनी आसानी से नहीं टूटती, खींचने से वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। आप फिंगर की स्किन खींच लें, आप बाजू की खींच लें, आप टांग की खींच लें, अपनी हालत में वापस आ जाती है, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होती है इलास्टिसिटी जो सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती हैं और वो प्लांट सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स अपनी असली हालत में रहते हैं, अपनी असली हालत में ग्रो करते हैं, और उनको खिंचातानी से वो टूट जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज वैक्यूल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे उसने ऑर्गेनेली का नाम ही लार्ज वैक्यूल लिखा है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो लार्ज वैक्यूल होता है, ये फ्लूइड से भरी हुई स्पेस होती है, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये हमने देखा था कि इसके जो फ्लूइड होता है अंदर, उसको हम कहते हैं सेल सेप, और जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहेंगे टोनोप्लास्ट।
तो ये फ्लूइड फिल्ड मतलब सेल सैप का भरा हुआ ये एक ऑर्गेनेली है जिसके बाहर की तरफ सर्कल में सारी मेम्ब्रेन है, जिसको टोनोप्लास्ट कहेंगे। अब हम ये पाया कहाँ जाता है, तो ये प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, जहाँ पे बाकी सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। पोजीशन इसकी लेकिन ज़रा सेंटर में करके होती है प्लांट सेल के। अब इसका फंक्शन ये होता है कि इसमें सॉल्ट्स और वाटर होते हैं जो कि प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये टर्गर, प्रेशर, टर्जिडिटी, ये जब हमने वैक्यूल्स पढ़े थे तो ये टॉपिक डिटेल से साथ हमने देखा था, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑर्गेनेली हमारी आती है जो कि है क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक ने दी है, इट इज़ एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से, ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो फिर वो ऑर्गेनेली जिसके पास क्लोरोफिल होगा, मतलब वो ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, उस ऑर्गेनेली को हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब अगर इसकी प्रेजेंस देखें कि कहाँ पाई जाती है, तो ये कुछ प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो लाइट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करती है, उसको ट्रैप करती है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम दिया जाता है प्लांट सेल के अंदर। अब इन ऑर्गेनेलिज को हम इस सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। देन हम साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे क्लोरोप्लास्ट तक। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट को उसने लेबल किया है सेल वॉल, और इनर को किया है, वॉल को किया है सेल मेम्ब्रेन। देन प्लांट सेल है, इस वजह से सेंटर में बड़ा सारा वैक्यूल है। देन आपके पास वो शू शेप का माइटोकॉन्ड्रिया है, छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास न्यूक्लियस से स्टार्ट हो गए आगे सेल के बाहर तक आते हैं। देन आपके पास आता है गोल्जी ऑपरेटस। इसके बाद आपके उसने लेबल किया है न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमाटिन, और सेंटर में बॉल शेप को न्यूक्लियोलस। देन आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल बाहर की जानिब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहले राइबोसोम्स, जहाँ न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल बाहर जिगजैग फॉर्म में राइबोसोम्स सारे अटैच हैं, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो थोड़ा रफ के थोड़ा बाहर करके थोड़े स्मूथ से, जिगजैग नहीं, स्मूथ सी लाइंस हैं, उनको कहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। देन हम आए राइट साइड पे, तो हमारे पास नीचे सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा येलो से कलर का ग्राउंड साइटोप्लाज्म ही है। देन वो जिगजैग शेप स्ट्रक्चर को उसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। देन आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, जो कवरिंग है हमारे न्यूक्लियस की, उसको उसने न्यूक्लियर एनवेलप लेबल किया है। देन आपके पास आती है गोल्जी वेजिकल्स। ये वो लाइसोसोम्स हैं जो कि बर्ड ऑफ होते हैं गोल्जी ऑपरेटस से। आप देख सकते हैं लाइसोसोम्स हैं भी सारे गोल्जी ऑपरेटस के इर्द गिर्द ही। देन आपके पास आ जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमने ब्लू बॉक्स देखा था कि प्लांट सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, मोरियां होती हैं, जिससे सॉल्ट और वाटर अंदर बाहर जा सकता है। इन पोर्स को हमने प्लाज्मोडेस्माटा कहा था। अब बिल्कुल एंड पे आपके पास है ग्रीन पिगमेंट वाला एक ऑर्गेनेली जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसको इसने क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग की है। अब सिमिलर फैशन में ही हम एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। ऊपर से इंटरमीडिएट फिलामेंट से शुरू करके नीचे आएंगे, गोल्जी ऑपरेटस वैक्यूल डिस्कस करके देन हम राइट साइड से ऊपर की तरफ जाएंगे, एंड तक माइटोकॉन्ड्रिया तक हम देखेंगे सारी लेबलिंग। सबसे पहले आपके पास ये थ्रेड लाइक जो हम स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। देन आपके पास छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियस से निकल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद आगे हमारे सारे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। देन राइबोसोम्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जहाँ अटैच होते हैं उनको हमने वो जिगजैग शेप को RER लेबल किया है। देन आपके पास आ जाता है थोड़ा प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में आपके पास बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमाटिन। देन आपके पास है लेबलिंग गोल्जी ऑपरेटस की। गोल्जी ऑपरेटस के साथ ग्रीन कलर के हैं वैक्यूल्स, इनको हम टेम्परेरी वैक्यूल्स भी कहते हैं एनिमल सेल्स में। उसके बाद आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के जैसा है लेकिन थोड़ा स्ट्रेट है, जिगजैग नहीं है, उसको हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन गोल्जी ऑपरेटस की कलर का आप देख सकते हैं कि बॉल्स ही मौजूद हैं गोल्जी ऑपरेटस के कलर की, लेकिन उनको हमने लाइसोसोम कहा है। ये बर्ड ऑफ होती गोल्जी ऑपरेटस से ही है।
देन आपके पास आ जाता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स के बाद है सेंट्रोसोम, जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, और डिवीजन के टाइम पे ये दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं 2 सेट में होकर दोनों पोल्स की जानिब चले जाते हैं। फिर है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप देख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा मोटा है, माइक्रोफिलामेंट बिल्कुल बारीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज दोनों के दरमियान में करके थोड़ा होता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। देन आपके पास है साइटोप्लाज्म। ये जो ऑरेंज से कलर की सारी फिलिंग है, येलोइश ऑरेंजिश, वो है सारा साइटोप्लाज्म। आउटरमोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये जो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज सा स्ट्रक्चर है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक सारा ऑर्गेनेलिस का ख़त्म होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।